अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा साबित हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म होने के करीब पहुंच चुके थे। ताहम सालिस ममालिक के इसरार और मुसलसल सफारती कोशिशों के नतीजे में फरीकैन ने दोबारा बातचीत की मेज़ पर बैठने पर आमादगी जाहिर की है। लेकिन हकीकत यह है कि मुज़ाकरात के तीसरे मरहले में अफगान हुकूमत का रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मनफी रहा। तकरीबन 18 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद किसी एक नुक्ते पर भी पेशरफ्त ना हो सकी। अफगान वफ़द ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबे पर कोई वाज़े या तहरीरी यकीन दहानी देने से गुरेज किया है। अब ये वही नुक्ता है जिसने मुज़ाकरात के तमाम अमल को बुरे तरीके से मुतासर किया है। पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान जो नकात पेश किए गए वो इलाकाई नागुज़ीर हैं। यही वजह थी कि दोनों ममालिक में सालिसी कराने वाले ममालिक ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया कि पाकिस्तान के मुतालबात बिल्कुल जायज़ और हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और काबुल इंतज़ामिया को अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर अस्करी गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दाम करने चाहिए। ताहम अफगान हुकूमत के रवैये ने यह साबित किया कि वह न सिर्फ इन मुतालबात में गैर संजीदा है बल्कि जानबूझकर अमल दरामद से गुरेज कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि पाकिस्तान के मुतालबात हकीकत पसंदाना और दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें तस्लीम करने से कासिर दिखाई देता है। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द बार बार काबुल इंतज़ामिया से हिदायत ले रहा है और हर मरहले पर फैसले के लिए काबुल से रब्ता कर रहा है। ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि मुज़ाकरात में शरीक अफगान नुमाइंदे खुद मुख्तार नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर काबुल के कंट्रोल में है। पाकिस्तानी वफ़द ने बार बार ये वाज़े किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ुद अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद अब तक अफगान हुकूमत की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात के दौरान जो सालसी ममालिक हैं जिन्होंने दोनों फरीकैन को मुज़ाकराती मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, उन्होंने भी अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान की बातों में मंतक है। इन ममालिक का मौक़िफ़ था कि अगर अफगानिस्तान कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ये नास्तान बल्कि पूरे खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रख सकता है। लेकिन काबुल इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल मुसलसल सर्द और गैर हौसला अफजा रहा। ऐसा महसूस होता है कि काबुल में कुछ ताकतवर अनासर ऐसे हैं जो किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इन अनासर का मकसद शायद मुज़ाकरात को कामयाब करना नहीं बल्कि उन्हें सबूताज करना है। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ इब्तिदा से ही वाज़ेह और उसूली रहा है। पाकिस्तान ने ना तो गैर हकीकी मुतालबात पेश किए और ना ही कोई ऐसी शर्त रखी जो अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि उसके शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगान सरजमीन से ना हो और काबुल अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। लेकिन अफगान हुकूमत के रवैये ने यह तासुर मजबूत किया कि वो शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि या तो काबुल इंतज़ामिया इन ग्रुप्स पर अपना असर व रसूख खो चुकी है या वो दानिस्ता तौर पर उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। अब इस सारी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाने में भारत का किरदार भी नुमाया रहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही भारत और अफगान प्रोपेगेंडा मुहिम ज़ोर पकड़ने लगी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुसूसन एक्स पर ये उरूज पर रही। दर हकीकत भारतीय और अफगान एक्स हैंडल्स मुसलसल ये बयानियाँ फैलाने की कोशिश करते रहे कि मुज़ाकरात की नाकामी की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पर आयद होती है और अफगान हुकूमत भी इस हवाले से उनके जो हामी अकाउंट से उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द के मौक़िफ़ को नाशाइस्ता और धमकी आमेज़ करार दिया है। ये सारी सिचुएशंस रही जो इन मुज़ाकरात को तक सबूताज करती है और हकीकत ये है कि एक मनसूबाबंदी के तहत ये सारी साजिश रचाई गई, ये प्लानिंग तैयार की गई और उसके तहत मामला को आगे बढ़ाया गया। उस्मान शाहिद साहब जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, मुज़ाकरात का तीसरा रोज़ भी अनफॉर्चुनेटली बेनतीजा मालूम होता है और ख़बरें यही आ रही हैं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। ये गैर संजीदगी है अफगान तालिबान एंड से, अगर है तो बुनियादी वजह क्या दिखाई देती है आपको? जी, बुनियादी वजह यही है कि तालिबान जो है पाकिस्तान को ये लिख के देने को तैयार नहीं है कि उनकी ज़मीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और दूसरा, पाकिस्तान का जो दरीना मौक़िफ़ है कि टीटीपी इनकी नज़रियाती जो है वो हामी है, उनके ऊपर अफगानिस्तान के तालिबान अपना असर रसूख जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए उनको स्नब करें और उन्हें उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं जो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वेज कर चुके हुए हैं उसको रोकें।
हम देखते हैं तालिबान की बदनीति बड़ी वाज़ेह है। वहाँ पे मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन ज़िला कुर्रम जो है और शुमाली वज़ीरिस्तान, उसमें इंसर्जेंट्स जो हैं, ये फितना खवारिज, उन्होंने दोबारा से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, जिनमें से 4 खुद का सुसाइड बॉम्बर थे जिन्हें पाकिस्तान ने मार दिया, और तकरीबन 25 के करीब लोगों को जो है, जो उधर से आए थे, उनको जहन्नुम वासिल किया, और जिसमें 5 हमारे जो फौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए। तो मेरे ख्याल में तालिबान जो है वो बार बार अपनी उसी रवश और रवैये को जो है वो इख्तियार किए हुए हैं, और पाकिस्तान मुज़ाकरात को आखिरी रास्ता देना चाहता है। और ये चीज़ हमारे मेज़बान मुल्क ने भी फेल की है, और उन्होंने भी पाकिस्तान के जो स्टांस है उसको जायज़ और मुनसफाना करार दिया है। हम चाहते क्या हैं? हम सिर्फ वहाँ पे एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहते हैं जो ठोस के साथ साथ पायदार भी हो, काबिल अमल भी हो, और तेज भी हो, और सस्टेन भी करे। और दूसरे एंड पे हम चाहते हैं कि उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को ओवरसी अफगानिस्तान पाकिस्तान ना करें, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करे। उसी के हवाले से वहां पे गुफ्तगू हुई कि फोर्थ जो पार्टी अपना सेटअप है वो इन प्लेस होगा, जो ना सिर्फ वहां के ऊपर वायलेशन अगर की जाएगी तो उसको इवेलुएट करेगा, बल्कि वहां के ऊपर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे कंट्रीज को देने के हवाले से फैसिलिटेट करेगा। मेरे ख्याल में बड़ा प्रैक्टिकल मैयर की पाकिस्तान ने बात की है, लेकिन तालिबान मैंडेट दिए बगैर उनको वहां पे भेज चुके हुए हैं, और बार बार उसे जो है वो मौकफ तब्दील कर रहे हैं, जबकि वहां पे मौजूद जो लोग हैं उन्हें पता है कि सैनिटी अपना प्रवेल कर रही है, और वो उस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन मसला आ रहा है उस कंधारी ग्रुप का, जो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहा है इंडिया की आउटपोस्ट बन के वहां के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने खत्मी मौकफ देने के साथ ये परसों बात भी कर दी है कि अगर आप इस चीज के ऊपर नहीं आते मुज़ाकरात पे, तो कोई नो गो एरिया नहीं है, हम आपको डीप हिट करेंगे। और मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क जब उसकी सॉवरेंटी ब्रीच की जाती है, या उसके लोगों को, नहत्ते लोगों को कत्ले आम उनका किया जाता है, तो उसके पास कोई जवाब बाकी नहीं बचता। और पाकिस्तान ने तालिबान की ऑफर डिक्लाइन की है दोबारा से, जिसमें तालिबान का कहना है कि वो टीटीपी के साथ पाकिस्तान की मसालत कराने की कोशिश करेंगे। हम किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। जो पाकिस्तान के लोगों को ब्लीड करेगा, यहाँ कत्लेआम करेगा, हमारे फौजी जवानों पे और हमारी रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा, हम हर सूरत के अंदर बाय हुक एंड तो क्रूक जो उस्मान है शाह साहब, उसके अफगान पीछे जाएंगे। हुकूमत के इस मौकिफ में कितनी जान है कि वो कहते हैं कि टीटीपी को वो किसी और जगह मुंतकिल कर देते हैं? मेरे ख्याल में इसमें कोई जान नहीं, इसकी और जगह से क्या मुराद है? कोई थर्ड कंट्री उनको लेगा, वहां के ऊपर 6,000 लोग हैं, उनको अब सैलरियां दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं। और याद रखें, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका हुआ है, टीटीपी का प्रॉब्लम, टीटीपी पाकिस्तान को लेकर प्रॉब्लम है, दाइश जो है अमेरिका और रशिया को लेकर प्रॉब्लम है, ईस्ट तुर्किस्तान जो है वो प्रॉब्लम है उनके लिए, चाइना के लिए प्रॉब्लम है। और यही दाइश ब्लीड कर रहा है ईरान को भी, वहां हजारा कम्युनिटी को भी टारगेट कर रहा है, ईरान को भी उससे प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में तालिबान को इसको पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं बनाना चाहिए, तमाम कंट्री हिस्से के, इलाके के, और उसके अलावा इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है वो भी यहाँ के ऊपर देख रही है। दोबारा से ये ग्रुप जो है नेटवर्किंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स का क्या करेंगे? वहां पे बीएलओ ऑपरेट कर रही है, वहां पे उसका जो अफिलिएट है मजीद ब्रिगेड वो ऑपरेट कर रही है, नेटो का वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अगस्त में अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान असर्ट करने की पोजीशन में है, लेकिन फिर भी हम मुज़ाकरात को और अमन को एक रास्ता देना चाह रहे हैं। आप दूसरे एंड से देखें, वहां के ऊपर आमदोरफ्त बंद पड़ी है, सरहद बंद पड़ी है, सैकड़ों तोरहम के बॉर्डर के ऊपर वहां के ऊपर खड़े हुए हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, लोगों बिलवास्ता लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, रोजगार उनका मुतासिर हो रहा है। और अफगानिस्तान को खुद अपने एजेंडे की वजह से अपने लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो हमें पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, वो अफगानियों को पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान नहीं चाहता, वो हमारे भाई हैं। अभी भी हमने पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो किया कि हम उन्हें इज्जत के साथ तोरखाम बॉर्डर पर लेके जाना चाहते हैं, ताकि वहां से वो अपने मुल्क में चले जाएं। मेरे ख्याल में तालिबान उस रविश से दूर हटते हुए नजर नहीं आ रहे, और उनकी बदनीति जो है वो काफी ऑब्वियस है। एक खुशाइंद बात यह है कि अभी तक सीज फायर इन प्लेस है, और मुज़ाकराती वक्त जो है इस्तांबुल में मौजूद है। जी नहीं, लेकिन क्या मिनिमम कॉमन एजेंडा है? दोनों साइड से क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है, और मिनिमम कॉमन एजेंडा अचीव करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये प्रोडक्टिव साबित हुई? मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स है जो पाकिस्तान लेने को तैयार है। हमने उन्हें ऑफर किया है कि हम जो रूट्स बंद किए हुए हैं उसको खोल देते हैं, सीज फायर की एक्सटेंशन के लिए हम तैयार हैं, गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर अगर कैदी हमारे पास है तो हम उनको भी हैंड ओवर करने को तैयार हैं। लेकिन अफगानिस्तान का मौकफ जो है उसमें लचक नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा फेयर उन्हें बता दिया कि अगर आपकी उनके ऊपर लेवरेज नहीं है तो हम डीप आके एयर पावर इस्तेमाल करके उन्हें हिट करेंगे। और यही पैटर्न है, अफगानिस्तान को उस इल्यूजन से निकल आना चाहिए, उस डिल्यूजन से निकल आना चाहिए कि वो कब्रिस्तान है माजी की तमाम कुव्वतों का। आज की दुनिया में जमीनी इनकर्जन नहीं होनी,
हम अटैक करेंगे उन्हें एयर पावर के थ्रू है, और बड़ा जस्टिफाइड स्टांस है। और पाकिस्तान ने दो न्यूट्रल कंट्री को यहाँ के ऊपर एंगेज किया, उसी कतर को जिसके थ्रू मुज़ाकरात करवाए गए थे दोहा में अमेरिका के साथ है। लेकिन तालिबान के एंड के ऊपर याद रखें, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, वो दूर तक दूर अंदेशी इख्तियार नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, और एक तरह से बंकर बन के इंडिया का हमें ब्लीड करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फोकस करना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, इंट्रा अफगान डायलॉग के ऊपर और अपनी इस्लाहात के ऊपर है। क्योंकि उनके लोगों का जो इस वक्त हाल है, जो हशर है, वो पूरी दुनिया के सामने है, जो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है। हम वहां पे नहीं चाहते आमदोरफ्त को रोकना और जिस तरीके से तजारत चल रही है, लेकिन अगर यही रवैया मुसलसल इस्तेमाल किया गया तो अफगानिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचेगा। और तालिबान के हवाले से पाकिस्तान बता चुका हुआ है कि खुली जंग है अगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं होते, क्योंकि इसी और वक्त में जाहिर है इंडिया खड़े ये होकर अगर बात खुली जंग होगी तो फिर रीजन के लिए भी कोई अच्छा नेक शगुन नहीं होगा। देखिए, बार बार अफगान गवर्नमेंट को दोहा पीस एग्रीमेंट याद कराया जाता है, तो दोहा पीस एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज तो और भी थे। और फिर दूसरी बात ये कि जब रीजन के लिए अच्छा नहीं होगा तो रीजन के स्टेक होल्डर्स भी हैं, ईरान का आपने जिक्र किया, तो फिर ये फोर्सेस मिलके अफगान तालिबान को कन्विंस क्यों नहीं कर लेती? मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हमारे वजीर दाखिला जो हैं वो ईरान के अंदर है, ईसीओ के जो इंटीरियर मिनिस्टर का समिट है उसमें वो इस मसले को उठा रहे हैं। हमें ओआईसी को डेफिनेटली एग्जॉस्ट करना चाहिए, उस फोरम को सार को करना चाहिए, ओआईसी के अंदर एम्पलीफाई करना चाहिए, और वजारत खारजा को चाहिए कि इस फोरम इस मामले को लेके यूनाइटेड नेशन के अंदर जाए, और जो डोजियर हमारे पास एविडेंस है इस हवाले से वो हैंड ओवर करे। असल में ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया जो है इनके साथ सफारती जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता कर चुकी हुई है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजन के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं या जो वो कंट्री हैं जिसको दोनों मुल्क जो हैं वो लेजिटिमेट तस्वुर करते हैं, वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हमारे मामलात को आगे लेके जाएं और कोई उसके अंदर नतीजा हेज जो है ना मामले की तरफ हम बढ़ सकें। लेकिन मसला तालिबान की रिजिडिटी है। एक आयरॉनिक सिचुएशन ये है कि वो उन कंट्रीज उस मुल्क के साथ जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिस तरीके से मोदी वहां के ऊपर बिहेव कर रहा है मुसलमानों को लेके, उसके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान जो कि उस जोग्राफिया जिसकी हिस्ट्री जो है हमारे साथ हम शेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी करने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। जिस तरीके से 10 मई हमने वहां के ऊपर किया, अगर जंग हम पे मुसल्लत की जाएगी, हमें ये स्लो पॉइजन नहीं चाहिए, हम ब्लीड नहीं करा सकते अपने लोगों को है। और जो केपी की गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में वो भी मुज़ाकरात कर रही है, कोर कमांडर के साथ इंगेजमेंट चल रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस जगह के ऊपर जाने को तैयार है जहां के ऊपर तालिबान अगर चाहते हैं। हमें कल तालिबान को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान की रविश जो है वो दूर दूर तक डिप्लोमेसी और डायलॉग की नजर आ नहीं रही है। क्योंकि ये 72 घंटे हो चुके हैं और वहां के इंटेलिजेंस के चीफ भी कह रहे हैं कि हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं काबुल को कि आप प्लीज, ये विन विन सिचुएशन है जिसमें आप ही का फायदा है। पाकिस्तान जो है एक फितरी इत्तेहाद उनके साथ बनाता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, हम नहीं चाहते यहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो। लेकिन तालिबान का एजेंडा जो है वो बड़ा अपना ऑब्वियस नजर आ रहा है इस हवाले से कि इंडिया का वो जो है स्टूज बन चुके हैं यहाँ पे। और कल ही इंडिया की स्टेटमेंट आई है राजनाथ की कि हम ऑपरेशन सिंदूर किसी वक्त दोबारा शुरू करके जंग छेड़ सकते हैं, क्योंकि नवंबर में बिहार में इलेक्शन है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर ये जो एक जंग मुसल्लत की गई है हमारे वेस्टर्न फ्रंट से, हम पाकिस्तान चुकन्ना है, मुस्तैद हैं, और हम इस मोर्चे को डेफिनेटली डिफेंड करेंगे अपनी आवाम के लिए। उस्मान साहब, लास्टली जाहिर है आपने जैसे फरमाया कि 72 घंटे गुजर चुके हैं और एक और मौका दिया गया है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है टर्की का और टर्किश इंटेलिजेंस का भी, जो इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे? मेरे ख्याल में अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो बड़ी अफसोसनाक नजर आ रही है कि जिसमें अपना सऊदी अरेबिया और कतर और टर्की के लिए भी बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जिसके अंदर वो कन्विंस कर रहे हैं उस नॉर्मल चीज को कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस करने में क्या प्रॉब्लम जाती है। अगर आप कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन वहां से नहीं हो रही है तो हम वहां के ऊपर इस चीज को सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉन्ग टर्म बनाने के लिए इस चीज को हम खुद वहां के ऊपर तैयार हैं स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करने के लिए। लेकिन तालिबान बार बार इस चीज से जो पीछे हट रहे हैं, मुझे लगता है वो बेसिक चीज समझने को तैयार नहीं है। इसके पीछे उनका डेफिनेटली एक नफेरियस डिजाइन है, एक एजेंडा है। और ऑफ कोर्स हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर डेडलॉक जिस जगह के ऊपर
खड़ा है, एक बेसिक चीज समझने से कासिर है काबुल की गवर्नमेंट, और पर्टिकुलरली वो कंधारी फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान के खिलाफ एक खास मौकफ रखती है और एक खास रवैया रखती है। मुझे तो उनसे कोई खैर की तवक्को ऐसा नजर नहीं आ रही है, लेकिन डेफिनेटली टर्की का एक इन्फ्लुएंस है, कतर चाहेगा, और सऊदी अरेबिया भी जो है इस हवाले से काफी एक्टिव है। शुरू में उन्होंने जो है यहाँ पे सीज फायर करवाया था, तो तालिबान के लिए इस चीज को मुसलसल आगे तक लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे वक्त में जब चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस है, उनकी एम्बेसी वहां पे काम कर रही है, रशिया पाकिस्तान के कंसर्न्स को समझता है, इर्द गिर्द के कंट्री समझते हैं कि ये दाइश का थ्रेट जो है रिक्रूटमेंट कर सकता है वहां से, वस्ती एशिया से। तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी भी लाइकली जो है रीजनेबल ऑप्शन जो है टेबल पे मौजूद है, तो पाकिस्तान लास्ट रिजॉर्ट की तरफ डेफिनेटली जाएगा, और इस चीज का अच्छी तरीके से अंदाजा है काबुल को। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है पाकिस्तान जितने डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऑप्शन है उसको जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब आपके वक्त के लिए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट उस्मान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वफाकी हुकूमत को दो तरह के चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये चैलेंजेस क्या है और उससे निपटने के लिए कितनी तैयार नजर आ रही, करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस चेंज की बाज़गश्त तेज से तेज तर होती चली जा रही है। पीपल्स पार्टी नंबर गेम पूरा होने का दावा कर चुकी है और अब मुस्लिम लीग नून ने भी अदम एतमाद की तहरीक में पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत में तब्दीली तो हर हाल में होकर रहेगी। यही वजह है कि दोनों जमातों ने अमली तैयारी मुकम्मल कर ली है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने भी तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद वो तहरीक की कामयाबी के इम्कानात देखकर इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि जब पीपल्स पार्टी नून लीग के हिमायत के साथ 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर रही है, तो फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए क्यों तैयार है? मुमकिन है कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते हों कि वो अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने से कतरा रहे हैं, या फिर एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो PTI के अरकान जो मुनहरिफ हुए उनके आगे कानूनी रुकावट खड़ी हो सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने अपने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने भी लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी है। अब कानूनी माहिरीन के नज़दीक इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकन असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। मुमकिन है कि कानूनी पेचीदगी पीपल्स पार्टी के लिए अपने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में रुकावट बन जाए। फिर तीसरी वजह पीपल्स पार्टी में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को लेकर इख्तलाफात भी हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर नंबर गेम पूरी करने के बावजूद अंदरूनी मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि पार्टी ताहाल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकती है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम सामने आए हैं। अब ये तो हुकूमती साइड से मामला है। ज़ाहिर है दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमानी की कोशिशें भी हैं, और फिर मौलाना अगर जिस तरीके से बात कर रहे हैं सड़कों पे होते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे होती, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो होगी, जिसके लिए मौलाना को मनाना भी ज़रूरी है। इस वक्त वफाकी वज़ीर खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है नून लीग खामोश हिमायत तो कर रही है, खुलकर उस अंदाज में पीपल्स पार्टी की इस मूव में को बहुत ज़्यादा साथ दिखाई नहीं देती है। ये जो सारा मामला बना है अचानक से यकायक, और फिर वहाँ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, वो कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया में ये डेमोक्रेटिक जहाँ पे गवर्नमेंटें होती है, आप देखेंगे बरतानिया में 3 दफ़ा 4 दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मूव आता है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में है तब्दीली आती रही। अब ये फ़ैसला वहाँ के अरकान को करना है, वहाँ का जो मैंडेट है, जो अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है मुंतखब अरकान, या कोई जमात अगर चाहती है जिस तरह पीपल्स पार्टी करने जा रही है, ये एक जमहूरी प्रैक्टिस है और ये उनका हक़ है, वो इस तरह नो कॉन्फिडेंस मूव कर रही है। तो बिल्कुल अगर कल वो नंबर्स पूरे करके हुकूमत बनाती है तो ये कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जमहूरियतों में ऐसे होता है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। जिस तरह आपने देखा अप्रैल 2022 में हमने एक नायल हुकूमत को घर भेजा था, वो भी एक डेमोक्रेट मूव थी। उस पे भी सर देखिए ना बहुत से सवाल उठे ना कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना PTI के अंदर, फिर लोगों को सिंध हाउस में रखा और ये सब चीज़ें।
अब वहां पे भी यही तकरीबन पैटर्न तो सेम है, वहां भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आ रहा है, 10 लोग टूट गए। अब वो कहते हैं हम रेफरेंस लेके आएंगे, कानूनी तौर पर हम इनके अगेंस्ट अदालत में जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उसी का अक्स समझा जाए जो वहां हुआ, जिस तरह से हुआ यहां भी कोई वैसी मूव चल रही है। देखें, ये माजी में भी होता रहा है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ उस जमात के जो लोग उस पार्टी को छोड़ रहे हैं या नो कॉन्फिडेंस मूव में किसी और से शामिल हो रहे हैं, वो जमात जिसने हमारी सेनेट में अक्सरियत थी और हमारा जॉइंट पार्लियामेंट जो हमारी अपोजिशन थी उसका हमारा मीर हासिल बिजन जो मरहूम कैंडिडेट था, हमारी अक्सरियत थी, उसको उसी जमात ने अक़लियत में तब्दील करा के सादिक संजरानी साहब को सेनेट चेयरमैन करवाया। हमारी बलूचिस्तान में 2013 से लेकर 18 तक हुकूमत थी, तो उसको हुकूमत को रातों रात गिराया गया और ये जो बानी पीटीआई है वो आके खड़े होकर उसने बाप पार्टी बनवाई। तो ये इस मुल्क में होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर वो वहाँ के अराकीन जो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो अगर समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के हक़ में, अवाम के हक़ में, वहाँ के मसाइल के लिए कोई वो कर रहे हैं, तो ये उनकी, हम तो आज़ाद कश्मीर इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। कि ये हाँ, प्योरली जरूर सपोर्ट पब्लिक करेंगे, डिसीजन है, ये अवामी फैसला है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अराकीन ने ये महसूस किया है। अगर देखें ना, कल KPK में अराकीन तमाम आज़ाद है, अगर उठ के वहाँ से कोई 30-40 MPs खड़े हो जाते हैं और वो देख रहे हैं कि एक ऐसी जमात में वो मुंतखब तो होते हैं मगर वो फिर उस असेंबली को, उस पार्लियामेंट को चलने नहीं देती, उस अवामी मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती, तो फिर वो मेंबरान ज़ाहिर है उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। एक ऐसी जमात जो मुल्क के ख़िलाफ़ मुसलसल उनकी लीडरशिप जो है वो जेल से बैठ के काम कर रही है, लोगों की बेतमादी अगर होती है तो लोगों का ज़मीर जागता है, तो जो भी फैसला करते हैं वो उनका हक है। वो इस तरह कोई अपना फैसला करते हैं या वो बेहतर समझते हैं। प्रोसेस है, लोग तोड़े नहीं जा रहे, लोग खुद टूट रहे हैं। दूसरी बात यह कि नून लीग की प्रिंसिपल पोजीशन है कि जी अदम एतमाद में तो साथ देंगे, उसके बाद वजीर आजम के इंतखाब में पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। देखें, हमारी एक वफ्द जो एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह दीगर जो हमारी लीडरशिप थी, वो पीपल्स पार्टी से उनकी मुलाकात हुई है और मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मुश्तरका एलामिया समझें आप वो आया है। हमने कौम के सामने सारी चीज़ें रखी है। तो जो मुस्लिम लीग नून का स्टांस है वो उन्होंने आवाम के सामने, आपके सामने रखा है। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को हम मौका दे रहे हैं। वो बिल्कुल अगर अददी अक्सरियत जो है कल वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए पूरी करती है तो हम उस नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन में बैठकर वहाँ की आवाम की जो फलाह बहबूद के लिए अपना ओपिनियन रखेंगे उस असेंबली में। अब एक और प्रॉब्लम है गुस्तानी साहब, ज़ाहिर है बिलावल साहब की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब से हुई और मौलाना फजल रहमान का जो साउंड बाइट है वो हमने चलाया, मुख्तलिफ जगहों पे वो कह चुके हैं पार्लियामान को नहीं मानते, सड़कों पे आने का इंदिया भी दे रहे हैं। और अगर मौलाना भी सड़कों पे होते हैं और फिर तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी ज़ाहिर है KP गवर्नमेंट का अगर मिजाज देखे, सुहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुने तो तंग आमद बजंग आमद है, तो कैसे टैकल करेगी गवर्नमेंट? देखें, मौलाना फजल रहमान इस मुल्क के ज़ीरक सियासतदान है, उसका सियासत में बड़ा अहम रोल है। हुकूमतों के साथ भी उसका, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है हमारे साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर वो अपना नुक्ता नज़र, अपनी उसूलों की बात, अपनी बात करते ही रहते हैं। आपको ये भी मालूम है कि 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना साहब ने इख्तलाफ किया, हमने उसके इख्तलाफ को दूर किया। मौलाना फजल रहमान साहब की एक बात अच्छी है कि वो अगर अपना दरवाज़ा बंद करते तो खिड़की खोल के रखते हैं और वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं। और हमेशा हमारे कायद नवाज शरीफ साहब या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, बाकी हमारी सियासी जो रहनुमा है, सीनियर सियासतदान पार्टी के रहनुमा, वो वक्तन वक्तन मौलाना साहब से मुलाकात होती रहती है। मौलाना साहब अपना इख्तलाफ रहा है, ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो अगर लॉन्ग मार्च करता है, एहतजाज करता है, अपना नुक्ता नज़र पेश करता है, मगर मौलाना साहब कभी भी डेमोक्रेसी को डीरेल करने में, इंतशार फैलाने में या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो, ऐसी उसकी सोच कभी नहीं रही है। वो हमेशा जमहूरी अंदाज से अपनी बात रखते हैं, जमहूरी अंदाज से। मौलाना को अब की बार राज़ी करने के लिए क्या करेंगे सर, क्या डिफरेंट करेंगे? लास्टली एंड वेरी क्विकली।
देखें, मौलाना फजल रहमान साहब से वज़ीर आज़म का, हमारे काबीना के अरकान का, हुकूमत का मुकम्मल राब्ता है। और मौलाना साहब, मैंने कहा, गाय बगाए जब अपनी बात करते हैं तो हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। हम उनके पास पहले भी जाते रहे, आइंदा भी जाते रहेंगे। और मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान की सियासत तामीर की सियासत है, उसमें कोई ऐसा हमें उबाम नहीं है, ना होना चाहिए, ना वो कोई ऐसी इंतशार का साथ देंगे। जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई कई दफ़ा उनके पास चल के गई, मगर वो मौलाना साहब को कोई यकीन दयानी, कोई एतमाद अपना बाल नहीं करा सके। मौलाना फजल रहमान साहब का उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और केपीके में जो कुछ हालात हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये मौलाना साहब का हक़ है कि वो अपनी बात करे, अपना नुक्ता नज़र पेश करे, हम उसको एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कुस्तानी साहब। वफाक मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एफबीआर को रवा माली साल में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा तो हुआ है, लेकिन इनमें से तकरीबन 10 लाख अफराद ने अपनी आमदन सिफर या गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम जाहिर की है। बज़ाहिर ये महज आदाद शुमार का फ़र्क लगता है, लेकिन हकीकत में ये रुझान टैक्स निज़ाम पर अवामी एतमाद की कमी और टैक्स चोरी के बढ़ते हुए रुझान की निशानदेही करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 55 लाख रिटर्न्स मौसूल हुई हैं, जिनमें से 17 लाख से ज़ायद भी आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई है। इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात या खदमात के शोबे में मुतहर्रिक हैं, लेकिन अपनी असल आमदन छुपाकर टैक्स जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एफबीआर की दाखिली रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बहुत से रिटर्न्स में अचानक आमदन में नुमाया कमी दिखाई गई है, जबकि लेन देन के रिकॉर्ड इसके बरक्स हैं। एफबीआर ने इस गैर मामूली सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयार किया है। 31 अक्टूबर की आखिरी तारीख गुजरने के बाद उन अफराद को नोटिस भेजे जाएंगे जिन्होंने गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम आमदन जाहिर की, और इस मकसद के लिए 2000 ऑडिटर्स की खिदमात भी हासिल की जा चुकी हैं। इदारा चाहता है कि इस अमल के जरिए ऐसे अफराद की निशानदेही की जाए जो बज़ाहिर कानून के मुताबिक रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन दरअसल टैक्स नेट से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल की एक अहम वजह टैक्स निज़ाम पर अवामी अदम एतमाद और टैक्स के इस्तेमाल में शफाफियत का फुकदान भी है। जब शहरियों को यकीन नहीं होता कि उनका दिया हुआ टैक्स मुल्क की बेहतरी पर खर्च हो रहा है, तो वो आमदन छुपाने को बेहतर रास्ता समझते हैं। और दूसरी जानिब जब अशराफिया से टैक्स हासिल करने में नाकामी होती है, तो गरीब और तनख्वाहदार तबके को आसान हदफ समझकर उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। हुकूमत को बड़े बड़े और ताकतवर अफराद का मुहासबा करके उनके टैक्स नेट में उन्हें लाना होगा, ताकि गरीब आवाम को टैक्स में छूट मिल सके और उन्हें टैक्स के पैसे मिल सके। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। डिजिटल फ्रॉड आज की तेजी से बदलती दुनिया में एक संगीन खतरे की सूरत इख्तियार कर चुका है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो डिजिटल फ्रॉड वो अमल है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन या किसी भी डिजिटल जरिए के साथ सारिफीन को धोखा देकर उनकी जाती मालूमात, बैंक अकाउंट्स या रकम चुरा ली जाती है। ये फ्रॉड आम तौर पर जाली वेबसाइट्स, फिशिंग लिंक्स, मशकूक ईमेल्स या जाली SMS के जरिए किया जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इसकी शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग रोज़मर्रा की खरीदारी, बिल्स की अदायगी और बैंकिंग के लिए ऑनलाइन ज़राए पर इन्हिसार कर रहे हैं। और अब हाल ही में सामने आने वाली एक नई टेक्नोलॉजी ने इस खतरे को मज़ीद बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक छोटी सी डिवाइस के जरिए चंद किलोमीटर के दायरे में मौजूद लाखों मोबाइल सारिफीन तक पैगामात भेजे जा सकते हैं। ये डिवाइस मोबाइल टावर की तरह सिग्नल भेजती है और करीबी फ़ोन्स खुद ब खुद इससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो स्कैमर्स हैं वो जाली पैगामात भेजकर सारिफीन को ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने पर मजबूर करते हैं जिनके ज़रिए वो इनके बैंक अकाउंट्स या सोशल मीडिया लॉगिन की तफसीलात हासिल कर लेते हैं। माहिरीन के नज़दीक ये एक नहायत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि सारिफ को मालूम ही नहीं होता कि वो किसी जाली नेटवर्क से मुंसलिक हो चुका है। अब पाकिस्तान में डिजिटल फ्रॉड के तरीके भी वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। पहले जहाँ सिर्फ जाली कॉल्स या पैगामात के जरिए लोगों से पैसे निकलवाने के वाक़यात सामने आते थे, अब हैकर्स जदीद टेक्नोलॉजी, फिशिंग ऐप्स और मोबाइल नेटवर्क हैकिंग के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग ऐप्स के इस्तेमाल में इजाफे ने भी इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैमर्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल $9 अरब से ज़ायद के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जो मुल्क की मजमूई GDP का तकरीबन 2.5% बनता है। सवाल यह है कि आम शहरी इस बढ़ते हुए खतरे से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मशकूक लिंक या पैगाम पर क्लिक ना करें, चाहे वो किसी बैंक या मारूफ इदारे के नाम से ही क्यों ना हो। इस हवाले से आगाही मालूमात भी चलती रहती हैं। और दूसरा, कभी भी अपनी ज़ाती मालूमात जैसे कि बैंक कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स या वन टाइम पासवर्ड्स कोड जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के इस तरह के ऑनलाइन स्कैम्स से और
बचा जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।